तो दोस्तों, हमारा जो लेसन चल रहा था लाइफ प्रोसेस, उसमें थोड़ा सा पोर्शन रह गया था रेस्पिरेशन के अंदर। जो सेकंड पोर्शन था रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। देखिए, हमारा जो ये जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जोन में एक थोरेसिक केज बना हुआ है। अब थोरेसिक केज क्या है, किन किन से बनता है? देखिए, बैक साइड में हमारे स्टर्नम है। ये छोटी छोटी वर्टिब्रा हैं जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। ये छोटी छोटी ये वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ हमारे ये स्टर्नम पाई जा रही है। ये प्लेट है जो इस छाती पर यहाँ होती है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये जो प्लेट है दैट इज नोन एज स्टर्नम। क्या कहलाती है? स्टर्नम। हिंदी में इसको उरोस्ती कहते हैं और इसको हम कशेरुक दंड बोलते हैं। कशेरुक दंड, ठीक है। और इस कशेरुक दंड से यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह की पसलियाँ आती हैं। क्या आती हैं? ये पसलियाँ। अब जो ये पसलियाँ हैं, ये जो पसलियाँ हैं, इनको रिब्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? रिब्स। क्या कहेंगे? रिब्स। इन रिब्स के बीच में इस तरह की मसल्स लगी होती हैं। ये मसल्स हैं जो आपस में क्रॉस दो रिब्स के अंदर लगी हुई हैं, और दीज मसल्स आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स या अंतरापरशुक पेशी। ये अंतरापरशुक पेशी हैं। क्या हैं ये? अंतरापरशुक पेशी। इन्हें कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है। अब ये दो हैं, इसमें ये एक्सटर्नल है और ये वाली इंटरनल है। दो तरह की हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे को यहाँ पर एक यहाँ पर्दे जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो इन दोनों को, जो थोरेसिक चैम्बर को और जो एब्डोमल चैम्बर है, इसको अलग करता है, और डोम शेप में होता है इस तरह। ये डोम शेप में यहाँ पर हमारा डायफ्राम, क्या चीज उपस्थित है यहाँ पर? ये डायफ्राम। दिस इज नोन एज डायफ्राम। डायफ्राम, ठीक है। इसको हिंदी में तनुपट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनुपट। ये हमारा एक थोरेसिक केज है जिसके अंदर हमारे लंग्स क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अब जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है, जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है वो डिवाइडेड होती है दो प्रोसेस में। मैं फर्स्ट प्रोसेस बता रहा हूं आपको, इनहेल, इनहेलेशन। दूसरा है एक्सहेलेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। इनहेलेशन नंबर 1 प्रोसेस है और दूसरा एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन क्या है? इसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। और ये कहलाता है एक्सपायरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब सांस लेनी होती है लंग्स के अंदर, हमको एयर भरनी है, तो उस समय क्या होगा? जो ये हमारी एक्सटर्नल जो मसल है, कौन सी मसल है? एक्सटर्नल जो मसल है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे स्टर्नम आगे की तरफ क्या होगा? खिसकेगा। स्टर्नम देखो इस पोजीशन में आ गया। अपवार्ड, ये कहां पर आया? अपवार्ड, अपवार्ड, अपवार्ड पोजीशन ऑफ स्टर्नम। ठीक है। और साथ में जो ये डायफ्राम है, इसकी रेडियल मसल्स भी क्या होंगी? इसकी रेडियल मसल्स भी क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिससे ये डोम से कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। अब इस एरिया का, ये जो एरिया है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब थोरेसिक केज का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, थोरेसिक केज का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है ऑफ गैसेस, वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और प्रेशर भी क्या होगा? प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर भी क्या हो जाएगा? या कम हो जाएगा। इसलिए क्योंकि आयतन जैसे बढ़ाना, तो यहाँ एयर प्रेशर कम हो गया। बाहर जो एयर प्रेशर हम जानते हैं वो कितना? 760 mmHg। ये एयर प्रेशर की जो एयर है
वो इसमें एंटर करेगी और इसके अंदर जो लंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो फूल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लंग्स फूल जाएंगे। और जो एयर है बाहर की, क्योंकि एक ही रूट है इसमें एयर आने का, वो हमारा नेजल रूट है, नेजल रूट से होती हुई जो एयर नेजल रूट से होती हुई इसी के अंदर लंग्स क्या होंगे, फुल हो जाएंगे। और एयर यहाँ पर O2 CO2 का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस वजह से, और जैसे ही हम ये सांस, और दैट इज इनहेलेशन, जैसे ये भरा पूरा लंग्स के अंदर, फेफड़े फूल गए, दैट इज इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन के समय ये वापस रिलैक्स होगी, स्टर्नम अपनी जगह पर आएगा, डायफ्राम भी अपने डोम शेप में आएगा और लंग्स के ऊपर दबाव डालेगा। जो अब इसमें CO2 है वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से क्या है, मिलकर बनी हुई होती है। वेलकम। तो देखिए लाइफ प्रोसेस का हमारा लेसन चल रहा था और उसमें जो मेन बात थी, हम उसको कई अलग अलग खंडों में अलग अलग पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, उसके बाद हमने उसके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो पढ़ा, और अब उसमें नेक्स्ट जो पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन देखिए क्यों, मल्टी सेलुलर एनिमल है। अगर कोई सिंगुलर सेलुलर की हम बात करते हैं, ये यूनिसेलुलर एनिमल की बात करते हैं, तो उसकी एक ही कोशिका की सरफेस से सभी चीज़ों का एक्सचेंज हो जाता है, O2 CO2 का एक्सचेंज हो जाता है, साथ में फूड वो ले लेते हैं सरफेस से, वहीं से वो एक्सक्रेशन भी कर देते हैं। तो वहाँ पर उनको किसी तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं होती। पर जो मल्टी सेलुलर एनिमल हैं उनके अंदर उनको हर सेल तक O2 पहुंचाना और वहां से CO2 कंडक्ट करना, वहां बनने वाले जो एक्सक्रेटिव सब्सटेंस है उनको बॉडी से बाहर तक निकालने के लिए। इसके अलावा जो फूड वो ले रहे हैं वो उनके फूड वाले जोन से, यानी इंटेस्टाइन से या डाइजेस्टिव सिस्टम से बॉडी की एक एक सेल तक फूड को पहुंचाना। इसके अलावा उनमें जो ग्लैंड्स हैं, हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, एंजाइम ग्लैंड्स हैं, तो उनसे बनने वाले प्रोडक्ट को अलग अलग सेल्स पर अलग अलग जो उनका एम वाला जोन है वहां तक पहुंचाने के लिए बॉडी में एक वेस्कुलर सिस्टम होना बहुत जरूरी है, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत जरूरी है। तो वो ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए दो तरह के ऑर्गेनिज्म है धरती पर जिनको हम स्टडी करते हैं एज लिविंग बींग्स। तो एक है प्लांट्स और एक क्या है, एनिमल्स। तो हम पहले बात करेंगे किनकी, प्लांट्स की। किसकी बात करेंगे, प्लांट्स की। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट, प्लांट्स के अंदर एक वेस्कुलर सिस्टम्स होते हैं। क्या चीज है, वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम है जो कि बना हुआ दो चीजों का, एक तो इसमें आता है भैया जाइलम। क्या चीज आती है, जाइलम। और दूसरी चीज क्या आती है, फ्लोएम। जाइलम, जाइलम का काम क्या है, जाइलम कंडक्ट करता है सोइल में से क्या चीज, वाटर एंड मिनरल्स। और प्लांट के ये सोइल में से लेता है और इनको कंडक्ट करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक क्या करता है, पहुंचाता है। किसको, वाटर को और मिनरल्स को। किनको पहुंचाता है, वाटर मिनरल्स को। जो फ्लोएम का काम है, फ्लोएम जो फोटोसिंथेसिस से फूड बन रहा है, बन कहाँ रहा है, ये लीव्स में। लीव्स में फूड बन रहा है। इस फूड को लीव्स से कंडक्ट करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक ये क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो दैट इज फ्लोएम। ये काम किसका है, फ्लोएम का है। तो ये अलग अलग भागों में इसको क्या करता है, कंडक्ट करता है। अगर हम इनकी बेसिक स्ट्रक्चर और कैसे ये जो एसेंट ऑफ शेप, यानी हम ट्रांसपोर्टेशन की जो पढ़ते हैं उसका जो मेन पॉइंट है उसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ शेप। एसेंट ऑफ शेप कि ये जाइलम कैसे फंक्शन करता है। दूसरा जो है वो है फूड ट्रांसपोर्टेशन। फूड ट्रांसपोर्टेशन, देखिए दोनों ही जो वेस्कुलर टिश्यू हैं दोनों के हम काम को पढ़ेंगे इसके अंदर। जो एसेंट ऑफ शेप है वो मोस्टली काम करता है किस पर, जाइलम पर। और फूड ट्रांसपोर्ट जो काम करता है वो किस पर, फ्लोएम पर। तो हम इनकी बेसिक स्ट्रक्चर्स को भी और कौन सा फंक्शन इसमें काम करता है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक प्लांट का स्टेम है। क्या चीज है, स्टेम। ठीक है, स्टेम में से ये क्या निकल रही हैं, रूट्स निकल रहे हैं। क्या निकल रही हैं, रूट्स। ठीक है, अगर रूट्स की हम बात करते हैं तो इस रूट्स में से और भी ब्रांचेज निकल रही हैं इसकी।
फिर ब्रांच की बात करें तो इसमें से और आगे की तरफ और भी ब्रांचेज निकल रही हैं, और हर ब्रांच पर छोटे छोटे जो मूल रोम हैं, हेयर रूट्स हैं, वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर्स में आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, इसकी स्ट्रक्चर में अगर शो करते हैं तो सबसे पहले तो बाहर की तरफ, सबसे पहले बाहर की तरफ इस तरह का एपिब्लेमा, देखिए मेरे को एक आध रूट और दिखानी पड़ेगी, ये हेयर रूट्स है। क्या चीजें हैं ये, हेयर रूट्स, जो कि जो सोइल के पार्टिकल्स में, सोइल के पार्टिकल्स में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। बार बार की ये सेल्स एपिडर्मिस है विच इज नोन एज एपिब्लेमा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो नीचे की सेल्स हैं, जो नीचे की सेल्स हैं, नीचे की सेल्स हैं वो लगातार, इसमें कौन सी सेल्स हैं, यहाँ ये सेल्स इसके कोर्टेक्स बनाता है। क्या बनाता है, कोर्टेक्स, जो 4 से 5 लेयर्ड, 4 to 5 लेयर्ड होता है, पर मैं आपको 3 ही लेयर दिखाऊंगा। ये रूट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रूट की। इसमें फिर यहाँ एक बड़ी बड़ी सेल्स है, ढोलकाकार कोशिकाएं होती हैं, जिसमें कैस्पेरियन की पट्टिकाएं भी पाई जाती हैं। ये जो सेल्स लेयर है दैट इज नोन एज एंडोडर्मिस, मैं नाम देता हूँ दैट इज एपिब्लेमा। और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, कोर्टेक्स। ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के पीछे हमें काम है, जिससे हमें जिस चीज़ से काम है मैं उसे कोई शो करूँगा। यहाँ पर हमें काम है, यहाँ पर पाई जाती हैं इस जो जिसमें कैस्पेरियन पट्टिका नहीं है, इसमें पाई जाती हैं इस तरह की जाइलम की स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम जाइलम ट्रैकिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिड्स। इस तरह की क्या पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए आप, जो प्लांट है, प्लांट की यहाँ से ये ब्रांचेज स्टार्ट हुई। क्या स्टार्ट हुई, ब्रांचेज। मैं आगे की ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा, मैं यहीं की ब्रांचेस ले रहा हूँ। ब्रांच की बात हुई, ब्रांच पे से ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, ये क्या है, एक लीफ की स्ट्रक्चर है। शायद आपको शो नहीं हो रही है, ये शो हो जाएगी। ये क्या है, लीफ। अगर इस लीफ का टीएस काटें, मैं एक लीफ और दिखा रहा हूं यहाँ पर, इस लीफ का मैंने क्या काटा है, टीएस। टीएस ऑफ लीफ देखते हैं हम, लीव्स का। तो टीएस ऑफ लीव्स देखते हैं, तो इसके अंदर भी इसी तरह की सेल्स हम बनाएंगे। तो लीफ की टीएस में देखिए ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ एपिडर्मिस है और ये निचली। ठीक है, ऊपर भी इसमें नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, अगर डाइकोट लीव है तो नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, स्टोमेटा। ऊपर की तरफ इस तरह की सेल्स हैं जो इसका मीजोफिल कहलाती हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ स्टोमेटा हैं वहाँ पर गैप रहेगा। देखिए मैं इसका नोमेनक्लेचर कर दूं, देखिए ये भी एपिडर्मिस है, ये ऊपर वाली है तो अपर, और ये कौन सी है, लोअर। ये स्टोमेटा है। ठीक है, ये इसका वेस्कुलर बंडल है, और ये बीच में जो सेल भरी पड़ी हैं इन्हें मीजोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, मीजोफिल। ठीक है, इनके अंदर ये जो पॉइंट पॉइंट में दिखा रहा हूँ ये सब क्लोरोप्लास्ट है। क्या चीज़ है ये, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, इनमें भरे हुए होते हैं, सभी सेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ यहाँ इसमें ये जाइलम की हमें क्या दिखती है, जाइलम की ट्रैकेट्स दिख रही है, साथ में ये जो है ये फ्लोएम है। ठीक है, जाइलम की ट्रैकेट्स दिख रही है। अब देखिए होता क्या है एक्चुअली, बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन जो है वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, कि वेपराइजेशन हो जाना, किसका, वेपराइजेशन हो जाना किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। किसका वेपराइजेशन हो जाना, वाटर मॉलिक्यूल। देखिए स्टोमेटा के यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये वेपराइजेशन हो गया, इनका वेपराइजेशन हो गया किसका, लीव से, किसका, वाटर का।
तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो ये पास की सेल से लेगा, ये अपने पास की सेल से लेंगी, ठीक है, ये यहाँ की सेल से लेंगे ये, और ये कहाँ से लेंगी, जाइलम की। तो एक पुलिंग चेन का क्या हो गया, यहाँ फॉर्मेशन हो गया। अब ये पुलिंग चेन, ये वेस्कुलर यहाँ से ले रहा है, देखिए यहाँ से ले रहा है, तो यहाँ से ये पुलिंग चेन पहुंच गई किधर, किसमें पहुंच गई, इस स्टेम की ब्रांच में, और यहाँ से ये जाइलम व्हीकल्स यहाँ तक आ रही। जाइलम ये लगातार यहाँ एक पुलिंग सिस्टम क्या हो गया, वाटर का स्टार्ट होता जा रहा है, और बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है। जो यहाँ पहुंचा, यहाँ से ये यहाँ से इधर से ये सेल, ये 5 सेल है जहाँ से वाटर आगे जाता है, और ये पीछे की सेल से एक चैन बनती जा रही है, चैन बनती जा रही है, और ये चैन यहाँ से कहाँ से अब्जॉर्ब करेगा, सॉइल में से। ये क्या चीज है, सॉइल, सॉइल में से अब्जॉर्ब करेगा, और इस तरह कंडक्ट होता हुआ ये ऊपर तक जाता है। दैट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन पुलिंग चेन, पुलिंग चेन थ्योरी जो दी गई थी किसके द्वारा, डिक्सन एंड जोली, डिक्सन एंड जोली की थ्योरी थी। मैं दोबारा समझा दूं आपको, यहां पर जो जितना वेपराइजेशन ज्यादा होगा, जितना यहाँ पानी की स्टोमेटल कैविटी में कमी आएगी, तो ये पास की सेल से वाटर लेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा ये, ठीक है, और ये पिछली सेल से लेंगे, पिछली सेल्स इस वेस्कुलर बंडल में ट्रैकिट्स से पानी लेंगी, ट्रैकिट्स अपनी जो लीव्स की ट्रैकिट्स है वो ब्रांच की ट्रैकिट्स है, ब्रांच की ट्रैकिट्स मेन स्टेम की ट्रैकिट्स है, स्टेम की ट्रैकिट्स कहाँ से, जो जाइलम, ट्रैकिट्स किसका पार्ट है, जाइलम का, जाइलम की कहाँ से लेंगी, रूट से, और रूट वाली ट्रैकिट्स पास वाली एंडोडर्मिस से, और वो लगातार कोर्टेक्स की कोशिकाओं से, लास्ट में जो हेयर रूट्स है वहां से, और हेयर रूट्स कहाँ से लेंगी, सोइल से। तो ये एक कंटिन्यूटी बन गई। और वाटर में हम जानते हैं आपस में ससंजन बल होता है, यानी कोएसिंग बॉन्ड होता है इनमें, जिससे ये आपस में एक पूरा कनेक्शन बन गया वाटर का, और जितना वेपोराइजेशन होगा उतना ही वाटर को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा सोइल से। इसलिए वाटर इतने ऊपर तक की, लॉन्ग डिस्टेंस तक की लीव्स तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। इसमें कोई मोटर नहीं लगी हुई जो पानी ऊपर पहुंचा रही है। इसका कारण यही है, जितना वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, वेपोराइजेशन टेम्परेचर से हो रहा है, हीटिंग से हो रहा है, एयर से हो रहा है, एयर जितना उतना वेपोराइजेशन ज्यादा होगा। वेपोराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एक्सियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, और इसलिए इसको ट्रांसपायरेशन पुलिंग चेन थ्योरी भी कहा जाता है, जिसको दिया था डिक्सन और जोली ने। तो ये इसकी क्या है, स्ट्रक्चर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये डिक्सन जोली की थ्योरी है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ जो जाइलम है। जाइलम में क्या क्या चीज है, जाइलम जो है वो बना हुआ है एक ट्रैकिट्स का, दूसरा इसमें है वेसल्स, फिर है तीसरा पैरेन्काइमा, और चौथी जो चीज है इसमें वो है इसकी स्क्लेरेन्काइमा। अब मैं इसका डायग्राम आपको यहाँ शो कर देता हूँ। ये 4 चीजें जो हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें, देखिए सबसे पहले तो इसमें ट्रैकिट्स मिलती है, इस तरह की क्या है, ट्रैकिट्स डेड सेल्स हैं, और ये हमेशा अंदर बाहर, इनकी कंडीशन के आधार पर ये 2 तरह की होती हैं, आप फर्दर एजुकेशन में पढ़ोगे। इनके साथ ये तो ट्रैकिट्स हैं, डेड्स होती हैं, और ये सेल्स के बीच के पटों के विलगन से क्या होती है, बनती हैं। अब इनके साथ में यहाँ लगी हुई जो सेल्स हैं ये वाली, ये लिविंग हैं, और ये कहलाती है वेसल्स। इनका काम भी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो भी सोल्यूबल वाटर में होगा वो है, ठीक है। इसके बाद इसमें डेड सेल्स लगी होती हैं विच आर नोन एज जो जिनमें लिग्निन का और सुबेरिन का निक्षेपण होता है, ये स्क्लेरेन्काइमा, ये स्ट्रेंथ देती है। ये क्या देती हैं, इन सेल्स को स्ट्रेंथ देती हैं, मजबूती देती हैं, जिनसे इनको कोई डैमेज कर नहीं सकता। इनका काम सिर्फ इनको स्ट्रेंथ देने का है, इनको स्ट्रेंथ देने का काम है, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी मेटाबॉलिक जो कंडीशंस हैं, जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, उनको संभालने के लिए इनमें इस तरह की जीवित यानी लिविंग सेल्स होती हैं जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। दीज आर नोन एज जाइलम पैरेन्काइमा, जो इनको एनर्जी देती हैं, फूड देती हैं, स्टोरेज, इनको फंक्शन करने के लिए, और इन पे कंट्रोल भी करती हैं। These are known as parenchyma. These are known as parenchyma of xylem
दैट आर स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, दीज आर ट्रैकेट्स, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, वेसल्स। ये 4 एलिमेंट्स हैं किसके, जाइलम्स के। किसके एलिमेंट्स हैं, जाइलम के। मैं आपको बता दूं यहाँ इनके फंक्शन। देखो इन दोनों का काम तो क्या है, कंडक्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिसमें 70% तो ये करती हैं, 30% ये करती हैं। पेरेन्काइमा मेटाबॉलिक प्रोसेस, एनर्जी देना, फूड देना, स्टोरेज करना, वो काम है। ये क्या करती हैं, स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम करती है जाइलम को। तो ये जाइलम का स्ट्रक्चर है, जो जाइलम एक प्लांट के अंदर मिनरल्स और वाटर का क्या करता है, कंडक्शन करता है। अब बात करते हैं हम किसकी, फ्लोएम की। किसकी बात करते हैं, फ्लोएम की। फ्लोएम, फ्लोएम को हम जानते हैं कि क्या काम करता है, ये फूड को, ये भी 4 चीजों का मिलकर बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इसमें सीव सेल या सीव सेल या ट्यूब, तो भी ट्यूब होती है। दूसरी जो इसके अंदर है वो है हेल्पर सेल्स, हेल्पर सेल। और वही तीसरा और चौथा पॉइंट सेम है, वो है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा। ये 4 चीजों से मिलकर क्या होता है, एक फ्लोएम बना होता है। अब देखिए सीव सेल, सीव माने होता है चलनी। क्या चीज होती है भैया, चलनी। ये सेल्स इस तरह की हैं जिनमें आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे। इन सेल्स में जो इनके सेप्टम है पूरी तरह नहीं गलते, जबकि वो पोरस हो जाते हैं। इन्हें फूड का मेन कंडक्शन ऑफ फूड का इसी में होता है। अब इसी के साथ एक सेल लगी होती है यहाँ पर इस तरह की, जिसका न्यूक्लियस इस पे क्या रखता है, नियंत्रण। ये सेल जो है ये दैट इज नोन एज सीव सेल या सीव ट्यूब। और जो साथ में लगी हुई है दैट इज हेल्पर सेल, जो इसको कंट्रोल रखती है। इसका न्यूक्लियस इस पे क्या रखता है, कंट्रोल रखता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें वही स्क्लेरेनकाइमा लगी हुई है जो इसको स्ट्रेंथ दे रही है। क्या दे रही है, स्ट्रेंथ दे रही है। इनमें लिग्निन का निक्षेपण होता है, इसलिए ये सेल्स डेड होती हैं, और इनका काम सिर्फ इनको क्या है, स्ट्रेंथ देने का काम होता है। और लास्ट में जो इसमें लग रही हैं वो कौन सी सेल्स हैं, पेरेन्काइमा। ये साथ में वही मेटाबॉलिक काम करना और सीव सेल्स को भी एनर्जी देना, वो घेरे हुए होती हैं। साथ में इन हेल्पर सेल्स की भी हेल्प करने का काम ये पेरेन्काइमा करता है। देखिए ये क्या चीज है इसमें, पेरेन्काइमा। ये बीच वाला क्या दिख रहा है आपको, स्क्लेरेनकाइमा। जब हम इसका टीएस काटते हैं फ्लोएम का, तो हमको इस तरह का क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये क्या चीज है, टीएस ऑफ फ्लोएम, टीएस ऑफ फ्लोएम। तो देखिए ये फूड ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट ये हेल्प करती है, कंट्रोल करती है, कंट्रोल करती है किसके ऊपर, सीव सेल के ऊपर। ये स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ देता है। और पेरेन्काइमा मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसके अलावा ये एनर्जी प्रदान कराएगा और फूड स्टोरेज का क्या करेगा, काम करेगा। फूड स्टोरेज का क्या करेगा, काम करेगा। तो ये सारे आपके प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले वेस्कुलर सिस्टम है। आई होप दैट यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू टेल यू। तो ओके, देखिए लाइफ प्रोसेस के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स हमने पढ़ा। इसके बाद अब बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। देखिए एनिमल्स को हम सभी एनिमल्स की बात करें, पर सबसे डेवलप टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इसलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। देखिए ह्यूमन के अंदर 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं इसको। तो देखिए पहली बात तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन में है, क्योंकि ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर एनिमल है, मल्टी सेलुलर एनिमल है। उसकी हर सेल तक जो हम O2 लंग्स में ले रहे हैं, तो उस O2 को एक एक सेल तक पहुंचाने के लिए, वहां बनने वाली CO2 को वापस लंग्स तक लाने के लिए ताकि बाहर निकल सके। इसके अलावा हमारी बॉडी में बनने वाले एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज जितने भी सेल्स में बन रहे हैं, सभी को हमारी किडनी तक लाने के लिए, ठीक है। हम जो फूड खा रहे हैं, तो फूड जो ले रहे हैं उसमें जो अच्छे पदार्थ हैं उनको बॉडी के डिफरेंट
सेल्स तक पहुंचाने के लिए ग्लूकोज हो गया, या हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे बनने वाले हार्मोन्स को बॉडी के अलग अलग सेल्स तक पहुंचाने के लिए हम में एक वेल डेवलप्ड सिस्टम पाया जाता है, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम पहले बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। और ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको मेनली 3 उसके कंटेंट्स हैं जिनके अंतर्गत हम उसका स्टडी करते हैं। नंबर 1 तो है ब्लड, क्या चीज है, नंबर 1 ब्लड। नंबर 2 है भैया वेसल्स, जो नलिकाएं हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और नंबर जो 3 है, नंबर 3 इज हार्ट, क्या चीज है, हार्ट। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हम वेल डेवलप्ड हैं, मेरे को एक चीज और बतानी चाहिए थी कि जो ऑर्गेनिज्म में 2 तरह के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं ओपन, देखिए बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, और एक है क्लोज। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें जो ब्लड है वो कैपिलरीज में नहीं बहता, वो साइनस होते हैं, शिरा पात्र साइनस होते हैं, खुला बहता है। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो कैसा पाया जाता है, ओपन। उनमें कोई ट्यूबल्स नहीं होती, खुला ही ब्लड पूरी बॉडी में बहता है। और क्लोज जिनमें होगा उनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। तो दैट जो जितने भी वेल डेवलप्ड एनिमल हैं उनके अंदर क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो देखो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो ब्लड। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू को आपको क्या करता है, जोड़ता है, इसलिए इसको हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ब्लड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए हमको लाइनर चाहिए, हम ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। जो ब्लड है उसके 2 कंटेंट हैं। सबसे नंबर 1 कंटेंट प्लाज्मा, जो लिक्विड है, जो क्या है, लिक्विड है, और ये 55% होता है। इसके अंदर है क्या चीज, इसके अंदर मेनली मेनली इसमें वाटर है, H2O, हमारे दुनिया भर के साल्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जैसे SCO3-, K+, Na+, ठीक है, Ca2+, Mg2+, और इस तरह के दुनिया भर के क्या हैं, साल्ट्स हैं। इसके अलावा इनमें हार्मोन्स हैं, एक वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। इस तरह के सारे जो प्लाज्मिक लिक्विड जो तरल जैसा पदार्थ होता है ब्लड में, उसमें पाए जाने वाले ये। इसके अलावा इसमें एलेंटोइस है, एमनियो, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, और एंड इसमें पाए जाने वाले एल्ब्यूमिन। देखिए नाम उतर गया था, एल्ब्यूमिन, क्योंकि BCOP बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिनिन है, और बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं जो इसके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। दूसरा जो पोर्शन है वो इसका ग्रेनुलर पोर्शन है। जो ग्रेनुलर यानी जो ब्लड पार्टिकल्स हैं या ब्लड सेल्स हैं या पार्टिकल्स, दोनों तरह की हैं। ब्लड सेल्स 3 तरह की सेल्स इसमें या ब्लड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 है RBC, जिसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, और इसका पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड कार्पल्स। देखिए डम्बल शेप, कैसी शेप होती हैं, डम्बल शेप, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और इसके अंदर सिर्फ क्या भरा होता है, हीमोग्लोबिन। क्या भरा होता है, कैसी है ये, डम्बल शेप है, उभयोत्तल है, डम्बल शेप्ड सेल्स हैं, इनमें हीमोग्लोबिन भरा हो रहा है। इसका मेन काम क्या है, O2 कंडक्ट करना। क्या करना, O2 कंडक्ट करना, इसका मेन काम है। हमारी बॉडी में लंग्स से O2 को लेकर एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन और बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में क्या करती है, पहुंचाती है। नंबर 2 है वो है WBC, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड। देखिए ये कार्पल्स हैं, ये कणिकाएं हैं, ये कोई सेल्स नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि ये जो है ये सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सेल्स हैं। और ये इनका काम क्या है, ये हमारी सोल्जर ऑफ बॉडी का मतलब हो गया, ये हमारे अंदर आने वाले जो डिफरेंट पैरासाइट्स हैं उनको डेड करती हैं, पैरासाइट्स को डेड करती हैं, पैथोजन्स को मारने का काम करती हैं, पैथोजन को क्या करती हैं, किल करती हैं। अब ये 2 तरह की हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट, काम इनका यही है, सोल्जर ग्रेन्युलोसाइट, जो कि एक है बेसोफिल, एक है एसिडोफिल, और तीसरी जो दोनों तरह की, देखो बेसोफिल बेस से
स्टेन होता है, एसिडोफिल एसिड से स्टेनर से स्टेन होता है, और तीसरी है न्यूट्रोफिल जो दोनों से हो जाती है, जो दोनों से हो जाती है। तो ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स हैं, और जो ए ग्रेनुलोसाइट है जिनमें कणिकाएं नहीं होती, ए ग्रेनुलोसाइट है उनमें आती हैं मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और दूसरी है लिम्फोसाइट्स। ये सभी का काम मेनली क्या होता है, ये हमारे अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो उसको डेवलप करती है, और आने वाले जितने भी पैथोजेंस है, वायरस, बैक्टीरिया, उनको डेड करने का काम करती हैं। तीसरी जो इसके अंदर सेल्स हैं वो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इनका काम सिर्फ हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग का है। अगर कहीं चोट लग जाती है तो ये ब्लड क्लोटिंग हमारे अंदर क्या करती हैं, काम करती हैं। तो ये चार्ट मैंने फ्लो चार्ट बना दिया आपको ब्लड के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का, और क्या क्या कंटेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ब्लड को डिफाइन कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है किसकी, ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स वो नलिकाएं जिनमें ब्लड हमारी बॉडी में क्या करता है, फ्लो करता है। दीज आर ब्लड वेसल्स। ये तीन तरह की हैं, एक तो है आर्टरी, दूसरी है वीन, और थर्ड वन जो है उनको कैपिलरीज कहा जाता है, कैपिलरी। ठीक है, आर्टरी कौन है, आर्टरी जिनमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। और ये करती क्या है, ये हार्ट से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडीज डिफरेंट पार्ट में फ्लो करती हैं। क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, ब्लड को ले जाती हैं। तो हार्ट से अगर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कोई भी ब्लड लेके जा रहा है, दीज आर नोन एज आर्टरी। तो देखिए इनमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड, ये इसका एक्सेप्शन है। एक जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो फेफड़ों में रक्त ले जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी, उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अभी मैं आपको जब हार्ट की स्ट्रक्चर बताऊंगा तो वहां आप समझ जाओगे कि क्यों उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें CO2 वाला रक्त, डीऑक्सीजनेट का मतलब जिसमें CO2 हो, उस ब्लड को ये क्या करती है, कंडक्ट करती है। अब बात करें वीन की, वीन इसका जस्ट अपोजिट है, यानी पूरी बॉडी से, बॉडी पार्ट से जो ब्लड को, बॉडी पार्ट्स ब्लड को लेकर जो हार्ट में ला रही है, किसमें डाल रही हैं, हार्ट में डाल रही हैं, दीज आर नोन एज वीन। क्या कहलाएंगी, वीन कहलाएगी। इनमें हमेशा कैसा ब्लड होगा, तो बॉडी से लेके आ रही है तो वहां कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, यानी कैसा है, CO2 वाला ब्लड। पर इसमें भी एक ऐसी वीन है जो पल्मोनरी वीन है, पल्मोनरी वीन है, उसमें हमेशा O2 यानी ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, ब्लड होता है। अब देखिए इन्हीं आर्टेरियल वीन से पतली पतली ट्यूबुल्स, इनसे भी आगे पतली पतली ट्यूबुल्स निकलती हैं, पतली पतली ट्यूबुल्स निकलती हैं, दीज आर नोन एज कैपिलरी, दीज आर नोन एज कैपिलरी। ठीक है, और कैपिलरी का काम क्या होता है, टिश्यू तक, जो टिश्यू हैं, टिश्यू और इन आर्टेरियल वीन्स को आपस में क्या करना, कनेक्ट करना। तो इसलिए ये कैपिलरीज काम आती है। बहुत ही पतली क्या होती है, ये नलिकाएं होती हैं। ठीक है, अब थर्ड जो पोर्शन है इसका वो है भैया सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मस्कुलर, दैट इज हार्ट। तो देखिए हार्ट की अगर हम बात करें, मैं आपको जनरली ज़्यादा डिटेल में ना जाकर बहुत सिंपली वर्डों में इसको समझाऊंगा। देखिए हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड। कितने चैम्बर्ड का होता है, 4 चैम्बर। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर हैं, दीज आर नोन एज एट्रियम। क्या कहलाते हैं, एट्रियम कहलाते हैं। ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं, दीज आर नोन एज क्या कहलाते हैं, एट्रियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एट्रियम। ठीक है, अब मैं इसमें आपको शो करता हूं। तो देखिए हमारे ब्लड में पूरी बॉडी से जो ब्लड लेके आ रहे हैं, एक तो ये नलिका जो आगे वाले साइड से ब्लड लेके आ रही है, और एक ये नलिका जो बैक साइड से ब्लड ले, यहाँ से ब्लड लेके आ रहे हैं। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ से जो ब्लड लेके आ रही हैं, कैसा ब्लड होगा, CO2 वाला। ये जो है ये कहलाती है
सुपीरियर वेना केवा, और ये कहलाएगी इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा ये यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर यहां डालती है। ये क्या है हमारा राइट ओरिकल, ये क्या है लेफ्ट ओरिकल, ठीक है। और ये है राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। बीच में जो ये सेप्टम पाया जा रहा है वेंट्रिकल के, तो ये इंट्रावेंट्रिकुलर क्या कहलाता है, सेप्टम कहलाता है, ठीक है। जो ओरिकल्स के बीच में है ये क्या कहलाएगा, इंट्रा ओरिकुलर सेप्टम कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये सेप्टम है जो ओरिकल और वेंट्रिकुलर के बीच में है ये कहलाएगा इंट्रा ओरी वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर छिद्र हैं, दोनों में छिद्र हैं, इनमें यहाँ पर वाल्व्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वाल्व। यहाँ पर 2 वाल्व हैं, इस तरह गेट हैं, ये एक साइड खुल जाते हैं। इधर की तरफ कितने हैं, ये 3 हैं। इधर कितने हैं, ये 3 हैं, ठीक है। इसे हम बाइकप्सिड वाल्व, और इसे हम ट्राइकप्सिड वाल्व कहते हैं। देखिए इनके साथ कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं, जो इनको पलटने से रोकती हैं। इनको पलटने से क्या करती हैं, रोकती हैं। दीज आर नोन एज कॉर्डा टेंडेनी क्या कहलाती हैं, कॉर्डा टेंडेनी कहलाती हैं, ठीक है। तो देखिए ये वीन है, सुपीरियर इन पे ये आगे से ब्लड लेके आ रही है, ये पीछे से ब्लड लेके आ रही है। कैसा ब्लड है ये, CO2 जेनेटेड। यहाँ से कहाँ गया, नीचे, ये कैसा आ गया, CO2 जेनेटेड। अब यहाँ से जो ब्लड लेके जाएगी वो लेके जाएगी एक आर्टरी, और जो लेके जा रही है किधर, फेफड़ों में। किधर लेके जा रही है, फेफड़ों में, ठीक है। किधर लेके जा रही है, फेफड़ों में। दिस इज नोन एज पल्मोनरी, क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरी है। और आपको कमाल की बात ये मालूम पड़ रही है यहाँ पर कि इसमें जो ब्लड है वो कैसा है, CO2 यानी डीऑक्सीजनेट। ये कहाँ जा रहा है, लंग में जा रहा है, किसके लिए, प्योरिफिकेशन के। CO2 रिलीज कर दी जाएगी और O2 क्या कर ली जाएगी, ले ली जाएगी। अब वहां से जो ब्लड लेके आ रही है पल्मोनरी जोन से यानी लंग से जो लेके आ रही है ब्लड को, दिस इज नोन एज, अब ये कैसा ब्लड लेके आ रही है, O2 वाला। कैसा लेके आ रही है, O2। ये भी एक पल्मोनरी है। अब ये ब्लड लेके आ रही है तो ये वीन है। क्या चीज है ये, वीन। अब देखिए वीन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, पर यहाँ ये O2 वाला लेके आ रही है। देखिए ये सब CO2 वाला लेके आ रही है, जितनी भी वीन थी, जिनको सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, सब में CO2 वाला ब्लड है। पर ये अकेली एक पल्मोनरी वीन ऐसी है जो कैसा ब्लड लेके आती है, O2 वाला। कैसा ब्लड लेके आ रही है, O2 वाला। यहाँ से ब्लड कहाँ गया, नीचे, O2 वाला ब्लड आ गया, और यहाँ से एक बड़ी नलिका द्वारा पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। ये सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी बॉडी की, जिसका नाम है कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क, ठीक है। ये हमारी पूरी बॉडी में इस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको पूरी बॉडी में क्या करती है, लेकर जाती है। पूरी बॉडी में क्या होती है, लेकर जाती है, ठीक है। पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। अब देखिए ब्लड यहाँ पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया दाएं आलिंद में, राइट ऑरिकल में। यहाँ से कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से क्या गया, फिल्टर होने के लिए गया लंग्स में। फिर लंग्स से फिल्टर्ड आया O2 वाला, फिर यहाँ पर आया इसमें वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पूरी बॉडी में गया। तो इस टाइप में ब्लड 2 बार अपने एक साइकिल में 2 बार हार्ट में आता है। इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन भी क्या है कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण, डबल ब्लड सर्कुलेशन। 2 बार आता है भैया ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर, ठीक है। तो डबल ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो मैं आपको, मेरी कोशिश ये है कि आप अच्छी तरह इसको समझ गए होंगे। तो इस तरह तो ये पूरी बॉडी से ब्लड लेता है हार्ट, फिर इसको फिल्टर होने के लिए लंग्स में भेजता है, लंग्स से फिल्टर हो गया आता है, फिर हार्ट में नीचे आया, फिर पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया जाता है। इस तरह ये साइकिल लगातार चलता रहता है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं वो बता दूं मैं आपको। 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम क्या होता है,
हार्ट बीट करता है। क्या करता है? हार्ट बीट। अब हार्ट बीट का मतलब क्या है? हार्ट बीट एक साइक्लिक प्रोसेस है। हार्ट बीट एक साइक्लिक प्रोसेस है। हमारे सिस्टोल यानी जब हार्ट पिचकता है दैट इज नोन एज सिस्टोल, जो पंप करता है ब्लड को, और जब ये रिलैक्स होता है दैट इज नोन एज डायस्टोल। ठीक है, इन दोनों का एक सीक्वेंसिंग सीक्वेंसिंग वन टाइम, जो एक सिस्टोल और डायस्टोल का एक हार्ट बीट बनाता है, और ऐसी 72 हार्ट बीट्स एक मिनट के अंदर क्या होती हैं। अब इस समय एक हार्ट प्रेशर भी बनता है। जब सिस्टोल होता है तो क्या प्रेशर हमारी वेसल्स में यानी हमारी जो आर्टरी है उसमें डेवलप होता है। सिस्टोलिक जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। वो हमेशा होना चाहिए कितना? 120 mmHg। ठीक है। दूसरा है डायस्टोलिक, जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है उस समय भी हमारी आर्टरी में प्रेशर रह जाता है, तो दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर, जो होना चाहिए 80 mmHg। अगर इससे किसी का ज्यादा होता है दैट इज हाई ब्लड प्रेशर, और इससे किसी का कम होता है दैट इज नोन एज लो ब्लड प्रेशर। तो इस तरह हमारे बॉडी के अंदर ये हार्ट से रिलेटेड कुछ चीज है। अगर हार्ट में कहीं कोलेस्ट्रॉल जम जाए और हार्ट में ब्लड पंप करने में दिक्कत आती है तो मे बी कॉज एज हार्ट अटैक। क्या कहलाएगा? हार्ट अटैक कहलाएगा। अगर हार्ट की ही आर्टरी यानी हार्ट को ब्लड ना दे तो उसका में एंजाइना डिजीज कहलाएगी, जिसको हम हृदय शूल भी कहते हैं। हृदय में कांटा सा चुभने लग जाता है जिसको हम हृदय शूल भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको आलिंद में मैंने एक पोर्शन दिखाया आपको, ये वाला। इस जगह पर यहाँ पर गर्त दिखते हैं इस तरह के, दीज आर नोन एज फोसा ओवेलिस। देखिए, बचपन में जब बच्चा छोटा होता है उस समय ये छिद्र था जिसमें दोनों तरफ का ब्लड मिक्स होता रहता है। अगर ये छिद्र बंद ना हो, वैसे नॉर्मली 99% ये बंद हो जाता है। फोसा ओवेलिस फोरामेन ओवेलिस था जो बंद होकर फोसा ओवेलिस बन जाता है। और अगर ये बंद नहीं होता तो इसको हम क्या कहते हैं? हृदय में छेद है, या जो हार्ट में क्या है? छिद्र है। और ऐसे बच्चे नीले रंग के होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्लू बेबी। क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी। और ऐसा रोग क्या कहलाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कहलाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाएगा। ऐसे बच्चों के हार्ट में छेद होते हैं, इसको ऑपरेशन द्वारा बंद किया जा सकता है। तो ये आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इन क्लास 10। ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, और आपको डायग्राम जो है वो बेसिकली आपको फंडामेंटली समझ आने चाहिए।